Hello, Assalamualaikum friends. I'm Hussain Laghari, and today we are here for your biology class. Miss Aisha is here, so she will start her lecture, and she has to deliver her 23rd lecture of our course. Miss Aisha, can we start now? Sure, sir. Okay, let's start. सर पूरी स्क्रीन करिएगा. All right. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good and well. So today is our 23rd class of course second year. And today we are going to study about the support and movement in plants. The second chapter of second year book is support and movement basically. So in this chapter we collectively discussed about the support and movement in plants as well as in animals. So I just divided this chapter into two lectures. One we will study today and another one will be studied on Monday, inshallah. So today we will discuss the botany portion of the chapter, this movement and the support system and plants. So without wasting our time, let's just get started. So the first topic is support in plants. So let's just know what are the main tissues that supports the plants. Next slide, please. All right. So as you know that we living organisms are made up of cells, and similar cells when combined together they form tissues, and tissues when combined together then form organ, and organs form organ system. इस तरीके से एक collectively हमारी जो है ना organization बनती है या हम organized होते हैं. The very basic unit of our life is cell. और cells मिलकर ही tissues बना रहे हैं. तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम अपना जो है अपने से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे आज के लेक्चर में. आज हम टोटली प्लांट्स की नेचर और प्लांट से रिलेटेड बात कर रहे हैं. प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर एक प्रॉपर जो है ना ऑर्गन्स हैं, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है. देन और चीजें, प्लांट्स की बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हमारी होती है. तो जितना एक एनिमल जो है ना कॉम्प्लेक्स होता है उतना प्लांट नहीं है. प्लांट सिंपली एक प्लांट टिश्यूज का बना हुआ एक जो है ना पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर टिश्यूज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अगर टिश्यूज की बेसिस पे देखेंगे या टिश्यू सिस्टम अगर हम देखेंगे, सो सिंपली प्लांट टिश्यूज के अंदर 3 जो है ना टिश्यूज आते हैं: डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वस्कुलर टिश्यूज. डर्मल टिश्यूज हम कहते हैं जो हम मतलब स्किन के टिश्यूज होते हैं जो एपिडर्मिस बनाते हैं. एपिडर्मिस हम कहते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स फाउंड ऑन मतलब प्लांट, यानी किसी भी प्लांट के जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो एपिडर्मिस होती है. वो एपिडर्मिस डर्मल टिश्यूज की बनी हुई है. एपिडर्मल सेल से मिलकर जो है ना ये कंप्लीट एपिडर्मिस बनती है. एपिडर्मिस को ही हम डर्मल टिश्यू कह रहे हैं. उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज में आता है कॉर्टेक्स आ गया, और जो है ना सिमिलर ऐसे सेल्स आ गए जो इंटरनल यानी एपिडर्मिस के फौरन बाद जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं. एंड बिल्कुल सेंटर में किसी भी स्टेम के वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. वेस्कुलर सिस्टम हम शायद काफी बार पहले इस बारे में डिस्कस किया कि वेस्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर सिस्टम हम कहते हैं उन प्लांट्स को जिसके अंदर जाइलम भी हो और फ्लोएम भी हो. जाइलम और फ्लोएम बेसिकली आप यूं समझ लें सपोर्टिंग, जाइलम जो है वो एज ए सपोर्टिंग टिश्यू भी काम करता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम ये दोनों करते हैं, जाइलम भी फ्लोएम भी. जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में. अगर ये वाला जो आपके साइड में अगर लेबल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसी स्टेम की, ये जो प्लांट है इस स्टेम का जो है ना टीएस सेक्शन है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन जो है ना किया गया है बीच से काट के. अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना, जो अपर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस, आफ्टर द एपिडर्मिस देयर इज ग्राउंड टिश्यूज, एंड in the central part of the stem there is vascular tissues. So basically जो dermal tissue है उसका क्या काम है? The dermal tissue
protects the plant and prevent it from losing water. Dermal tissue क्योंकि अपर मोस्ट लेयर है तो उसका काम है प्लांट के इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करना. जाहिर सी बात है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनली हमारे ऊपर एक स्किन पाई जाती है. स्किन के मतलब ये इसके अंदर ये इसके भी 3 डिफरेंट लेयर्स हैं. एपिडर्मल लेयर है, डर्मिस है, ये है वो. तो एपिडर्मिस हम कहते ही उसको है जो अंदर वाले किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर रही है. तो प्लांट्स के अंदर जो डर्मल टिश्यू है उसका क्या काम है? प्लांट को प्रोटेक्ट करना, ताकि और प्लांट्स में से मजीद पानी लॉस ना हो, क्योंकि आपको पता है पानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एब्जॉर्ब भी करते हैं प्लांट्स पानी. तो वो प्लांट्स पानी लॉस ना करें ज्यादा, उस चीज को भी प्रिवेंट करती है ये डर्मल टिश्यू. साथ साथ डर्मल टिश्यू इज मेनली द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट, यानी डर्मल टिश्यू को ही हम एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट कह रहे हैं. एपी मीन्स अपर एंड डर्मिस मीन्स स्किन या लेयर. तो कोई भी अपर लेयर या अपर स्किन जो है किसी भी चीज की, उसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं. एपिडर्मिस की एक प्रॉपर टर्म आप कह सकते हो कि डर्मल टिश्यूज that are found in plant tissues, that are found in plants. Okay, next slide please. All right, now let us talk about the supporting tissues in plant. Supporting tissues कौन से plant tissues होते हैं? वो टिश्यूज जो प्लांट को इस वक्त, क्योंकि हमारा टॉपिक जो हम कंटिन्यू रखा हुआ है दैट इज सपोर्ट इन प्लांट्स. सपोर्ट इन प्लांट्स में हम हर उस चीज को पढ़ेंगे या हर वन बाय वन हम हर उस चीज को डिस्कस करेंगे. notes and videos of your lecture. All right, Abdul Qadir, I have read your message. Okay, तो कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा या कोई भी ऐसी टिश्यूज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सबके सब सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को. अगर कॉलन कायमा की बात करें तो कॉलन कायमा सेल्स आर लाइक पैरेन्काइमा एक्सेप्ट दे हैव थिकर प्राइमरी वॉल. पैरेन्काइमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 प्लांट्स के सपोर्टिंग टिश्यूज हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. सपोर्टिंग टिश्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं किसी भी तरीके से. कॉलन कायमा और पैरेन्काइमा क्योंकि टिश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स सेल्स से मिलकर बने हुए हैं. तो कॉलन कायमा टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो तकरीबन पैरेन्काइमा जैसे हैं, जस्ट उसमें एक क्या फर्क है, पैरेन्काइमा के जो प्राइमरी वॉल है वो थिन है, जबकि कॉलन कायमा की जो प्राइमरी वॉल है वो थिक है, यानी मोटी प्राइमरी वॉल होती है. इसके अलावा ऑफ्टन फॉर्म बंडल्स बीनीथ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के फौरन बाद ही कॉलन कायमा जो है वो पाए जाते हैं बंडल्स की फॉर्म में. इसका क्या काम है? गिव फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू इमेच्योर रीजन ऑफ प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी जिस वक्त इमेच्योर होता है, यानी जिस वक्त वो यंग है, उस वक्त ये टिश्यूज प्लांट को एक फ्लेक्सिबली सपोर्ट देते हैं. क्योंकि फ्लेक्सिबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक प्लांट यंग होता है उस वक्त वो फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है वो उसमें हार्डनेस आ रही होती है ना. तो जो यंग टिश्यूज में या यंग प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो ये कॉलन कायमा पाए जाते हैं, जो प्लांट को एक यूं समझ लें प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं एक तरीके से. जैसे कि स्ट्रैंड इन सेलरी स्टॉक्स आर मोस्टली दीज सेल्स. मतलब एक जो है ना, किसी भी स्टॉक अगर हम देख रहे हैं, कोई डंडी है या कोई भी है जो कि इतनी फ्लेक्सिबल होती है प्लांट की, उसके अंदर मेजोरिटी कॉलन कायमा सेल्स पाए जाते हैं जो कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं एज वेल एज सपोर्ट भी दे रहे हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो यंग है, जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे उस वक्त वो उस तरीके से वो हार्ड होते जाएंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. The another one is sclerenchyma. Sclerenchyma is another type of supporting tissue. अगर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल, हम यहाँ पर जो पीछे हमने प्राइमरी वॉल की बात की और इस वक्त हम सेकेंडरी वॉल की बात करें, ये कौन सी वॉल्स हैं? ये हैं सेल वॉल की वॉल्स. हमने चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट में जब सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सेल है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमिला. तो ये उनकी बात हो रही है. तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिक होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सेकेंडरी वॉल के अंदर रिचली लिग्निन पाया जाता है. लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी जिसमें 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 भी पाया जाता है उस चीज को हार्ड और टफ करता है.
तो लिग्निन जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है, ये सेकेंडरी वॉल में बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। इसीलिए स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल है वो बहुत ज्यादा मोटी, टफ और हार्ड होती है। जो मेजोरिटी स्क्लेरेंकाइमा होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग, अब बात ये है कि सेल्स स्क्लेरेंकाइमा के क्यों नॉन लिविंग है मेजोरिटी? नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे मतलब स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल है वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है या मेच्योर हो रहा होता है, उस तरीके से उसके अंदर ये जो वॉल है, सेकेंडरी वॉल, मजीद थिक होती जाती है। उसके थिक होने की वजह से सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के रुकने की वजह से सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से डेड होने लग जाते हैं, क्योंकि जिस भी चीज में हद से ज्यादा लिग्निन होगा उसके सेल्स उतने ज्यादा जो है ना डेड हो जाएंगे। तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है वो मेजोरिटी नॉन लिविंग होते हैं। इसका क्या काम है? ये सपोर्ट करता है मेच्योर रीजन ऑफ प्लांट। जैसे जैसे प्लांट मेच्योर हो रहा है तो उसके मेच्योर रीजन्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्क्लेरेंकाइमा काम आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा एक टिश्यू है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे। इसके सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक हम कहते हैं फाइबर्स, एक हम कहते हैं स्क्लेरेट्स। फाइबर्स जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स जो है ना वो एक ऐसा सेल है स्क्लेरेंकाइमा का जो टेपर्ड एंड रखता है। टेपर्ड एंड का मकसद ये है नोकीला, उसकी जो नोक हो, या हम यूं बोले उसका जो एंड है वो नोकीला हो, उसको, उस किस्म के सेल्स को हम जो है ना टेपर्ड एंड कहते हैं। स्क्लेरेट्स की अगर हम बात करेंगे, स्क्लेरेट्स को हम स्टोन सेल्स कहते हैं। स्टोन सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जो आप नटशेल हो गया या सीड कोट हो गया, कि आप ये जो सीड्स हम देखते हैं ये इतने हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है यानी सीड कोट, वो बना हुआ है इस स्क्लेरेट से। आप किसी भी प्लांट के अंदर, सीड के अंदर, बेशक अगर हम कोई ड्राई फ्रूट भी देख रहे हैं, उसके ऊपर भी जो नट शेल होता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर किसी भी ड्राई फ्रूट का, जैसे हम अखरोट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये हार्ड स्ट्रक्चर इन स्क्लेरेट्स का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं स्टोन सेल्स। तो फाइबर्स, स्क्लेरेट्स कमर्शियली भी इस्तेमाल हो रहे हैं और हार्डनेस भी दे रहे हैं। तो ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now let us talk about vascular tissues. Vascular टिश्यूज जो है वो सिंपली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को। यानी प्लांट को एट अ टाइम दो फंक्शंस करवा रहे हैं। ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक तरीके से सपोर्ट भी देंगे प्लांट में। सपोर्टिंग के लिए ज्यादातर जो है वो जाइलम यूज होता है, या जाइलम ज्यादा काम करता है। जाइलम है एज वेल एज फ्लोएम है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहे हैं। जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट्स में, जबकि फ्लोएम का काम है पूरे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर जो खाना बनता है वो पूरी जगह पर खुद नहीं जाता, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में किसी चीज होती है, और वो फ्लोएम टिश्यूज होता है। सो बेसिकली जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, क्योंकि यहाँ पानी जो है वो प्लांट को रूट से मिलता है। रूट से पानी एब्जॉर्ब करके लीव्स तक या प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम का है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है सक्रोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है, लीव्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो वहां से डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। इन रूट्स वेस्कुलर टिश्यूज इज लोकेटेड इन वेस्कुलर सिलेंडर, यानी रूट्स के अंदर एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, यानी सेंट्रल पार्ट होता है। सिलेंडर, हम इसको वेस्कुलर सिलेंडर टर्म यूज देते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। स्टेम के अंदर अगर हम बात करें तो ये वेस्कुलर टिश्यूज मिलकर वेस्कुलर बंडल बना रहे हैं। लीव्स की बात करें तो ये लीफ वीन्स बना रहे हैं। लीफ वीन्स मतलब वीन्स ऐसे नसों को बोलते हैं जो लीफ, अगर आप कभी लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर पतली पतली जो है ना वीन्स डाली होती हैं, वो वीन्स के अंदर जो है ना वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तो लीव्स के अंदर ये वीन्स की शक्ल में है, स्टेम में ये बंडल की शक्ल में है, और रूट्स क्योंकि स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल जारी होती हैं,
उसमें ये सिलेंडर की शक्ल में वेस्क्यूलर बंडल्स या वेस्क्यूलर टिश्यूज पाए जाते हैं। एंड ये आपको पता है सिर्फ दो हैं, जाइलम भी है एज वेल एज फ्लोएम भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले हम जाइलम की बात करें। जाइलम के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। जाइलम खुद एक टिश्यू है, और जाइलम के अंदर इसलिए जाइलम खुद एक टिश्यू है तो इसके अंदर सेल्स होंगे ऑफ कोर्स, और जाइलम का काम है कंडक्ट करके किसी चीज को आगे ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम के अंदर जो है ना दो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल। ट्रैकिड्स और वेसल्स हम कहते हैं, दोनों के दोनों नॉन लिविंग है, तभी जो है जाइलम जो है वो ज्यादा अच्छा, वो चीज जो चीज ज्यादा हार्ड होगी और ज्यादा टफ होगी वो ज्यादा सपोर्ट देने का काम करती है एज कम्पेयर टू कोई चीज यंग है, नरम है, सॉफ्ट है, वो किसी चीज को इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती जितना कि कोई हार्ड चीज। तो जाइलम के सेल्स भी नॉन लिविंग है। और होलो, होलो से मुराद ये है कि इसके होलो हम हर उस चीज को कहते हैं जो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो, मतलब जिसके सेंटर में से कोई चीज गुजर के जा सके, जगह खाली हो सेंटर में पाइप की तरीके से, उस तरीके से उस चीज को हम होलो कहते हैं। इसके दोनों सेल्स, ट्रैकेट्स भी वेसल्स भी नॉन लिविंग है, होलो है। दोनों जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है ना हैंगे। अगर ट्रैकेट्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रैकेट्स आर लेस ऑब्वियस ट्रांसपोर्ट बट वाटर मूव्स अक्रॉस एंड साइड वॉल्स बिकॉज ऑफ पिट्स डिप्रेशन। मींस ट्रैकेट्स जो हैं वो लेस ऑब्वियस ट्रांसपोर्ट, मतलब थोड़ा कम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लेकिन वाटर जो है वो एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट्स में, मतलब वाटर मूव्स अक्रॉस एंड साइड वॉल्स बिकॉज ऑफ पिट्स। पिट्स हम किसको कह रहे हैं? पिट्स हम कह रहे हैं वो ओपनिंग्स, मतलब जो वेसल्स में हैंगी या ओपनिंग्स खुली हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैकेट्स में पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, वेसल्स की बात करें, तो वेसल्स जो है थोड़ी लार्ज हैं और कंटिन्यू वेसल्स बनाती है, मतलब एक के बाद एक वेसल लगी हुई है, एक के बाद एक वेसल लगी हुई है। जबकि ट्रैकेट्स एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर्स है, मतलब कहीं से खुला है कहीं से बंद है, कहीं से खुला है कहीं से बंद है। इस तरीके से दोनों मिलकर एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर ही एक कंप्लीट जाइलम टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो भी कंडक्टिंग सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके जो यूं समझ लें कि टिश्यूज हैं, सॉरी सेल्स हैं, वो हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब मेंबर्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूस सीव ट्यूब, मतलब सीव ट्यूब पतली पतली सी ट्यूब्स होती है जिसको हम कहते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स बहुत सारी मिलकर एक इस लॉन्ग स्ट्रक्चर कंटिन्यूस एक मतलब पाइपलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ये फ्लोएम है। फ्लोएम जो है कॉलन कायमा भी है, कॉलन कायमा एंड पेरेंट कायमा दोनों के मतलब उससे जो है ना स्ट्रक्चरली बन रहा है। अगर सीफ की हम बात कर रहे हैं, सीफ का मतलब है क्लस्टर ऑफ पोर्स इन एंड वॉल्स, मतलब सीव हम उस चीज को बोलते हैं जिसके साइड्स में यानी एंड वॉल्स में पोर्स हुए में हो, उसको हम कहते हैं सीफ प्लेट या सीफ। ईच मेंबर हैज अ कंपेनियन सेल। एक कंपेनियन, हर एक सीव ट्यूब के साइड में एक कंपेनियन सेल होगा। कंपेनियन सेल का क्या काम है? कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को खाने को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। आप ऐसे समझ लें कि खाना जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सीव ट्यूब में हो रहा है या सीव ट्यूब के जरिए हो रहा है, पर उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाने के लिए उसके साइड में कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं जो कि सीव ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। सीव जो है वो एक लॉन्ग, यानी कि ये जो अगर आप यहाँ पर देख रहेंगे एक सीव प्लेट लगी हुई है, सीव प्लेट में बहुत सारे पोर्स हैं। इसके नीचे जो लॉन्ग जा रही है ये एक सीव ट्यूब लॉन्ग सी जा रही है। सीव ट्यूब के साइड में छोटे छोटे बहुत सारे कंपेनियन सेल्स लग रहे हैं। कंपेनियन सेल्स का काम है इस सीव ट्यूब ये लॉन्ग सी पाइपलाइन है, इसको हम कह रहे हैं, इसमें खाना ट्रांसपोर्ट होगा। एक सीव ट्यूब के बाद एक सीव प्लेट है, फिर सीव ट्यूब है, फिर प्लेट है, फिर सीव ट्यूब है। तो सीव प्लेट से, सीव प्लेट का क्या काम है? इसके बीच में पोर्स लगे हुए हैं। एक सीव ट्यूब से यानी एक पाइप से जब दूसरे पाइप में खाना जाएगा तो इन पोर्स के जरिए जाएगा, और साइड में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पर्स जो मौजूद हैं वो कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं। कंपेनियन सेल्स का काम है इसमें इसको यानी सीव ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट कनेक्ट सेल्स। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं सीव ट्यूब के साथ?
थ्रो प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा हम किसको कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा हम कहते हैं वो पोर्स जो सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं जिनमें से खाना इधर से उधर या ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, या और ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब से कैसे रिलेशन में या किस तरीके से जुड़े हुए हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए। प्लाज्मोडेस्मेटा उन ओपनिंग्स को कहते हैं जो कि सेल को एक दूसरे सेल से कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से एक फ्लोएम का पाइपलाइन स्ट्रक्चर जाता है जो कि खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब रूट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो डाइकोट रूट है, डाइकोट प्लांट हम उसको बोलते हैं जो जिसके अंदर 2 कोटिलीडन्स मौजूद हो सीड के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। जो डाइकोट रूट होगी या डाइकोट प्लांट की रूट होगी वो डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में, वेयर सेल्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके सेल्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे एक जोन है जोन ऑफ मैचुरेशन, एक जोन है जोन ऑफ एलोंगेशन, एक जोन है जोन ऑफ डिवीजन। ये तीनों जोन मिलकर ही रूट बना रहे हैं, यानी अलग अलग चीज नहीं है, एक ही रूट के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं या जोन्स हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन हम कहते हैं जिसके अंदर फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स हो। फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब प्रॉपर सेल्स लगे हुए हैं और उसमें से रूट हेयर्स भी प्रॉपर तरीके से निकल रहे हैं। जोन ऑफ एलोंगेशन वो हिस्सा है जिसमें सेल्स जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग, यानी कि सेल्स लेंथन एज दे स्पेशलाइज, मतलब सेल्स जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उस तरीके से वो लॉन्ग होते जाएंगे, एलोंगेटेड होते जाएंगे। और जोन ऑफ सेल डिवीजन का मतलब है वो एरिया जहां पर सेल्स डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके ऊपर वाले जोन्स का पार्ट बनते हैं। तो सबसे लोअर जो आप यूं समझ लें हिस्सा है किसी भी रूट का, आप यहाँ डायग्रामेटिकली देखें, सबसे लोअर वाला हिस्सा कहलाता है सेल डिवीजन वाला जोन। उसके ऊपर एलोंगेशन वाला जोन है, उसके ऊपर मैचुरेशन वाला जोन है जिसके अंदर प्रॉपर जो है ना रूट्स के सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। ये 3 जोन्स मिलकर एक कंप्लीट रूट बनाते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। रूट की जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम हम कहते हैं जो बिल्कुल टिप पर पाए जाने वाले टिश्यूज हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। तो रूट की टिप पर एक रूट कैप पाई जाती है जिसका काम है इंटरनल स्ट्रक्चर या एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करना। एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करते हैं तभी तो रूट्स बढ़ती है। रूट्स कैसे बढ़ती है? रूट्स क्योंकि जमीन के अंदर उल्टा बढ़ती है, यानी एक प्लांट तो सीधा बढ़ेगा पर रूट्स उल्टी बढ़ेगी। तो रूट्स जिस टिप से बढ़ रही है उस टिप्स में एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप मौजूद होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं टॉप एंड बॉटम, मतलब लीफ का जो टॉप की बात कर रहे हैं और बॉटम की बात कर रहे हैं, हैज लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू दैट ऑफ्टन हैज प्रोटेक्टिव हेयर्स दैट प्रोड्यूस any irritating substances, मतलब प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रीडेशंस। प्रीडेशंस किसको बोल रहे हैं? मतलब लीव्स को जब प्रीडेशंस बोल रहे हैं मतलब जो हम जो कुछ एनिमल्स वगैरह हैं वो लीव्स को जिस तरीके से खा लेते हैं उससे इरिटेशन की वजह से ये जो है ना एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि इन लीव्स को कोई इतना खाए नहीं। ठीक है, लीव्स की जो दोनों अपर लेयर होगी, टॉप वाली भी और बॉटम वाली भी, दोनों की दोनों जो है ना एपिडर्मल टिश्यूज की बनी हुई है। मतलब दोनों के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज पाए जा रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना रहे हैं ताकि लीव्स जो है वो प्रीडेशन में कम आए। लीव्स के ऊपर एक आउटर वैक्सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और क्यूटिकल के साथ साथ लीव्स पर स्टोमेटा भी लगे हुए होते हैं। स्टोमेटा का क्या काम है? स्टोमेटा का काम है कि लीव्स में से पानी जो वेपर्स बन के ट्रांसफर होता है, मतलब बाहर निकलता है इन्वायरमेंट में, वो स्टोमेटा के जरिए निकलता है। तो स्टोमेटा वो ओपनिंग्स हैं जो लीव्स के ऊपर पाई जा रही हैं और लीव्स के ऊपर एक वैक्स जैसी एक यूं समझ लें कि लेयर है, आप जिसको क्यूटिकल कह सकते हैं। इसका क्या काम है? ज्यादा पानी ना वेपर्स की फॉर्म में चला जाए स्टोमेटा के जरिए, उसको कंट्रोल करता है ये क्यूटिकल। इसके अलावा बॉडी ऑफ लीफ इज कंपोज ऑफ मिजोफिल विथ 2 रीजन्स, यानी लीव्स की अगर आप बॉडी की बात कर रहे हैं तो लीव्स की बॉडी जो है
वो यूँ समझ लें कि दो जो है ना मिजोफिल सेल्स बोलते हैं, लीफ के सेल्स को हम मिजोफिल सेल्स कहते हैं। आप इसको मिजोफाइल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसके दो रीजन्स हैं। एक तो है पेलिसेड मिजोफाइल, एक है स्पंजी मिजोफाइल। पेलिसेड मिजोफाइल वो है आ, जी बिल्कुल, जो बिल्कुल टाइनी होल्स होते हैं लीव्स के ऊपर, छोटे छोटे पोर्स की शक्ल में या होल्स, उस ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसमें से लीफ यानी किसी भी प्लांट का पानी वेपर्स बन के ड्राई आउट होता है या बाहर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। बिल्कुल। ओके, मैं आपको एक चीज बता रही थी कि हाँ, पैलिसेड मेसोफाइल हम कहते हैं एलोंगेटेड सेल्स को। आप सबसे ऊपर देखिए, अपर एपिडर्मिस के फौरन बाद पैलिसेड लेयर मौजूद है। पैलिसेड लेयर एक एलोंगेटेड सेल्स लगे हुए हैं मेसोफिल, उसके फौरन नीचे स्पंजी मेसोफाइल है। स्पंजी मेसोफाइल इरेगुलर सेल्स हैं जिनके दरमियान एयर स्पेसेस खाली हैं, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है ना लीव्स के अंदर वो इजीली हो सके। आप इसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल लास्ट वाली लोअर एपिडर्मिस में देखेंगे तो आपको छोटी छोटी ओपनिंग्स नजर आ रही है, जगह मतलब जिसको आप कह सकते हो कि जगह खुली हुई है। इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल, जो जब बंद होते हैं तब स्टोमेटा बंद हो जाता है, जब खुलते हैं तो स्टोमेटा खुल जाता है। तो एक तरीके से आप बोलो कि स्टोमेटा डिपेंड करते हैं गार्ड सेल पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद अगर लीफ की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो लीव्स शेड प्लांट्स हैव ब्रॉड वाइड लीव्स, जो है वो अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ लीव्स हैं। जैसे शेड प्लांट्स हैं, उनके जो है ना ब्रॉड यानी बहुत बड़े बड़े वाइड लीव्स होते हैं, जबकि जो डिजर्टेड प्लांट्स हैं उनके लीव्स बहुत कम होते हैं, ताकि स्टोमेटा उनके श्रंक हो जाए। मतलब स्टोमेटा का काम है प्लांट के अंदर जितना जब भी एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में या ट्रांसफर हो जाता है। डिजर्टेड प्लांट जितने भी हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी की कमी होती है, वो सहरा में रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह होगा कि अगर उनके पास ज्यादा स्टोमेटा हो। उन स्टोमेटा को कम करने के लिए ये अपने लीव्स को कम कर लेते हैं। यानी जो आप डिजर्टेड प्लांट देखेंगे उनमें आप पहली बात तो लीव्स देखेंगे ही नहीं, लीव्स उनमें बहुत कम होते हैं, उनके लीव्स कांटों में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि कांटों के अंदर स्टोमेटा नहीं होते। कैक्टस की बात करें, कैक्टस जो है ना उसके ऊपर मॉडिफाइड स्पाइनी जो है लीव्स पाए जाते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट करता है फ्लैशी स्टेम फ्रॉम प्रीडेशन। क्योंकि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी है यानी नरम है, उसको इजीली कोई भी खा सकता है। तो उसको अपनी स्टेम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कभी देखा है कैक्टस का प्लांट, उसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। कांटों का काम क्या है? प्रोटेक्ट करता है अपनी स्टेम को, ताकि कोई इसको इजीली प्रिडेशन का शिकार ना कर ले। कोकम्बर प्लांट की अगर हम बात करें, कोकम्बर प्लांट में टेंड्रिल लीव्स होते हैं। टेंड्रिल्स मतलब ऐसे मुड़े मुड़े से लीव्स होते हैं दैट अटैच प्लांट टू फिजिकल सपोर्ट, जो कि प्लांट्स के साथ जुड़े होते हैं फॉर फिजिकल सपोर्ट। विनस फ्लाई ट्रिप एक ऐसा लीफ है जिसके ऊपर बहुत सारे पतले पतले, यूं समझ लें किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए कांटे, एक तरीके से अगर आप ये थर्ड वाली डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, ये एक लीव है। हमें देखने में तो कहीं से लीव नहीं लग रहा, पर ये एक मॉडिफाइड लीव है। वीनस फ्लाईट्रेप एक प्लांट है जो कि जो है ना यूं समझ लें इंसेक्टिवर्स प्लांट है, इंसेक्ट को ट्रैप करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स गिजा हासिल करने वाला एक प्लांट है। इसके लीव्स अगर आप देखेंगे कुछ इस स्ट्रक्चर के हैं जिससे ये किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करता है यानी पकड़ता है, देन उसमें जो है ना अच्छा सा नाइट्रोजीनियस वो अब मतलब अपने अपने लिए मेटाबॉलिज्म के लिए अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। एक तरीके से इंसेक्टिवर्स प्लांट है, यानी इंसेक्ट्स को पैरालाइज करके उसको उससे फायदा हासिल करने वाला एक प्लांट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं ग्रोथ की। अगर हमने सपोर्ट इन प्लांट्स की बात की कि कुछ टिश्यूज हैं जो प्लांट को इस तरह सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ इस तरह सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की। अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स की अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे ना, तो एनिमल्स की ग्रोथ एक हद तक आकर रुक जाती है कभी कभी, जो है ना मतलब स्टॉप एट सम पॉइंट। किस कोई भी एनिमल हो, बेशक हम अपनी भी बात करें, हमारी ग्रोथ एक हद तक आके रुक जाएगी। ऑल्सो प्लांट लीव्स एंड फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स में भी लीव्स की या फ्लावर्स की
ग्रोथ, प्लांट्स के अंदर पत्ते भी एक हद तक बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फ्लावर्स भी। पर प्लांट ग्रोथ इज इंटरडिपेंडेंट या इनडिटर्मिनेट यानी कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। प्लांट की जो ग्रोथ होगी, प्लांट के पत्ते और फ्लावर्स की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं बात कर रही हूँ प्लांट की खुद की, वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली लाइफ में चलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेम्स होते हैं। मेरिस्टेम्स जो है वो यूँ समझ ली टिप्स पर पाए जाने वाले लेटरल साइड पे यानी प्लांट के साइड्स में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं, जो कि जब भी डिवीजन करते हैं तो प्लांट लेंथ में बड़ा होता रहता है। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ कंटिन्यूसली एक तरीके से चल रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड। प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरिस्टेम कंटेन्स एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी कि ये जो मेरिस्टेम है इसके अंदर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो इस वक्त यंग है बिल्कुल। एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है, वो प्रोवाइड करता है लेंथ इन प्लांट, यानी प्लांट को ग्रो करवाता है लेंथ में। कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। अभी अभी हमने बात की, अगर आपने डायग्रामेटिकली देखेंगे तो बिल्कुल रूट्स स्टेम की भी टिप्स पर, और नीचे अगर आप जमीन के नीचे देखें रूट्स की भी टिप्स पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसका काम है प्लांट को लंबा करना, यानी प्लांट ग्रोथ में लेंथ में बड़ा होता है। रूट्स भी लेंथ में बड़ी होती हैं, एज वेल एज शूट भी जो है ना लेंथ में बड़ा होता रहता है। इस ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है जब एक प्लांट हम लगाते हैं उसमें सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है। दूसरी ग्रोथ जो है वो कौन करवाता है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के साइड्स में पाया जाता है। साइड्स मतलब प्लांट के स्टेम में ही है इस तरीके से। यानी अगर आप शूट की बात करें और रूट्स की बात करें, शूट और रूट में एपिकल मेरिस्टेम था जो कि प्लांट की लेंथ बढ़ा रहे हैं। प्लांट की चौड़ाई में बढ़ाने के लिए, प्लांट का डायमीटर बढ़ाने के लिए उसके साइड्स में लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है उसकी स्टेम के अंदर, जो कि प्लांट को विड्थ यानी एक अच्छी चौड़ाई में ग्रो करवाता है प्लांट्स को, मतलब उसकी जो है ना विड्थ बढ़ाता है प्लांट की। ये सिर्फ और सिर्फ वुडी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये जो लेटरल मेरिस्टेम है। और ये इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप अपना माइंड एक चीज के लिए क्लियर कर लें कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फर्क है। प्राइमरी ग्रोथ हम कहते हैं जिसमें प्लांट अपनी लेंथ बढ़ाए। कौन करता है ऐसा, एपिकल मेरिस्टेम करने वाले करते हैं ऐसा, जो कि प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं। सेकेंडली है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की ऐसी ग्रोथ है जिसमें प्लांट अपनी मतलब प्लांट डायमीटर में या अपनी विड्थ बढ़ा रहा होता है लेटरल मेरिस्टेम के ग्रो करने की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है रूट्स के अंदर एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है। एपिकल मेरिस्टेम वो जोन है जिसमें सेल डिवीजन होती है। जब सेल्स डिवाइड करेगा तो कंटिन्यूसली रूट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इसी से ही फर्दर जाकर जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन भी एक तरीके से अगर वो मौजूद है। जोन ऑफ सेल डिवीजन जो है ना वो फर्दर जो है गिव राइज टू द थ्री प्राइमरी टिश्यू टाइप्स। मतलब मजीद जो तीन टिश्यू टाइप्स हैं, डर्मल हो गया, ग्राउंड हो गया और वेस्क्यूलर टिश्यूज हो गया, इनको जो इनकी भी ग्रोथ करवाने का काम यही सेल करते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट के अंदर या रूट्स में नए टिश्यूज बनते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रूट्स लेंथ में भी बड़ी होती रहती हैं, और उसके अंदर और जोन्स बनते जाते हैं, जैसे एलोंगेशन जोन बनता है, मैचुरेशन जोन बनता है। तो ये सब होता है एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। Apical meristem are in birds give rise to new stem, leaves and axillary buds। यानी बर्ड किसको हम कहते हैं, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो या फ्लावर का जिसमें से फ्लावर भी निकलना हो, तो या कोई भी बर्ड हम किसी को कह सकते हैं जिसमें से कोई नया और जानदार को निकलना हो। उस बर्ड के अंदर भी अगर ग्रोथ होती है तो वो एपिकल मेरिस्टेम करवाते हैं, जिससे नया स्टेम बनता है। अगर बड़ी स्टेम पे लग रही है तो उससे नया स्टेम बनेगा। लीव्स है, लीव्स की बर्ड है तो लीव्स बनेगा। एक्सिलरी बर्ड है तो उससे फर्दर जाकर आगे फ्लावर बनेगा। इस तरीके से जो बर्ड्स हैं जब जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं या खुलती हैं, उनसे प्लांट का नया नया ऑर्गन बनता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट का कौन से टिश्यूज करवाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम अभी मैंने आपको बताया, वो टिश्यूज जो प्लांट के साइड्स में यानी स्टेम के साइड्स में पाए जा रहे हैं। इनका क्या काम है? ये प्लांट को विड्थ में यानी चौड़ाई में ज्यादा बड़ा करेंगे। प्लांट को जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा है तो वो चौड़ा भी होता रहेगा, यानी डायमीटर में भी बढ़ रहा है। ये डायमीटर वाली ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो कि लेटरल मेरिस्टेम करवाते हैं। ये सिर्फ वुडी प्लांट्स में होता है, यानी जो वुडेड प्लांट होते हैं उनमें होता है। दो किस्म के लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, एक वेस्क्यूलर कैम्बियम है, एक कॉर्क कैम्बियम है। वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या काम करता है? जाइलम और फ्लोएम का काम करता है, जबकि या जाइलम और फ्लोएम बनाता है, नए जाइलम और फ्लोएम। ऐसा नहीं कि जाइलम और फ्लोएम पहले नहीं थे अब बनेंगे, नहीं, पहले भी जाइलम और फ्लोएम थे प्राइमरी ग्रोथ में जो बने थे, पर अब सेकेंडरी ग्रोथ में नए जाइलम और फ्लोएम बनेंगे, ताकि जब सेंटर पार्ट में, अभी अभी हमने पीछे सबसे पहली स्लाइड में देखा कि स्टेम में सबसे ऊपर एपिडर्मल लेयर है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद सेंटर में वेस्क्यूलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जब एक प्लांट के अंदर ये है तो प्लांट पतला है, जैसे जैसे इसमें दरमियान में नए जाइलम फ्लोएम बनते रहेंगे तो प्लांट चौड़ाई में यानी विड्थ में बड़ा होता जाएगा। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। कॉर्क कैम्बियम में कॉर्क बनता है। कॉर्क कॉर्क हम कहते हैं जो ना अपर, जो एपिडर्मिस के खत्म होने की वजह से जो नई कवरिंग आती है प्लांट की, उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, जिससे एक प्लांट जो है वो दरख्त में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है, जिस दरख्त का जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉर्क जो स्टेम के ऊपर की लेयर है उसको बोलते हैं, जी बिल्कुल, कॉर्क जो है वो स्टेम के ऊपर आता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, जब एक प्लांट हार्ड हो रहा होता है ना, प्लांट दरख्त में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, हार्ड हो रहा है, उसकी जो स्टेम की हार्डनेस है वो कॉर्क की वजह से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्क्यूलर कैम्बियम बनते हैं, मैंने अभी बताया आपको वेस्क्यूलर कैम्बियम बनते हैं। ये जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है ये किसमें बनता है? लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब वेस्क्यूलर कैम्बियम के एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, ये वेस्क्यूलर कैम्बियम नए जाइलम बनाएगी, और जिस तरफ जाइलम है उस तरफ नए जाइलम सेल्स बनाएगी। जाइलम मतलब जाइलम के टिश्यूज, एक तरफ फ्लोएम है तो वो फ्लोएम बनाएगी। जब जाइलम और फ्लोएम नए बनते रहेंगे तो एक चीज जो छोटी थी वो फैलती जाएगी, फैलते फैलते वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, तो जो नया जाइलम बन रहा है उसको हम वुड कहेंगे, यानी एक नरम स्टेम अब लकड़ी में तब्दील होने लगी है। किस वजह से होने लगी है? क्योंकि इसके अंदर नए वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से नए जाइलम फ्लोएम बने, तो एक प्लांट जो है वो अब थोड़ा डायमीटर में बड़ा होता चला जाएगा इन वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर वेस्क्यूलर कैम्बियम की हम बात करें, हर साल यानी ईच ईयर्स ग्रोथ ऑफ जाइलम बिकम्स अ रिंग। अभी अभी हमने बात की कि जाइलम, वेस्क्यूलर कैम्बियम जाइलम भी बनाता है फ्लोएम भी बनाता है, तो हर साल जितनी जाइलम की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ यानी वो जाइलम एक रिंग बना देते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट रिसेंट ग्रोथ इज नियरेस्ट कैम्बियम, मतलब जो सबसे ज्यादा रिसेंट ग्रोथ होगी ना वो कैम्बियम के बिल्कुल करीब होगी, क्योंकि कैम्बियम वेस्क्यूलर कैम्बियम से नए जाइलम बन रहे हैं, उस वेस्क्यूलर कैम्बियम से नया जाइलम बना। ठीक है, एक साल बाद दोबारा वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाद नया जाइलम बना, तो जो नया सबसे न्यूएस्ट जाइलम होगा वो कैम्बियम के बिल्कुल साइड में पाया जाएगा। और कैम्बियम यहाँ पर वेस्क्यूलर कैम्बियम की बात ही हो रही है। वेस्क्यूलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के दरमियान होता है, दोनों को बढ़ाता है। फ्लोएम आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ, मतलब प्लांट की बार्क, बार्क किसको कह रहे हैं हम? बार्क हम कहते हैं जो दरख्त के ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना, ब्राउन कलर का जो दरख्त का ट्रंक है उसको हम बार्क कहते हैं, उस तरफ यानी उसके फौरन अंदर फ्लोएम होता है। फ्लोएम इस तरफ बढ़ता है, जाइलम सेंट्रल पार्ट में बढ़ता है। सेंट्रल पार्ट में एक रिंग्स आती रहती हैं, जैसे जैसे जाइलम एक साल बढ़ता है, जाइलम बढ़ते हैं तो जाइलम इर्द गिर्द एक रिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कॉर्क कैम्बियम की बात करें, कॉर्क सेल्स डेवलप वैक्सीकोट, यानी कॉर्क सेल्स जो है वो वैक्सीकोट डेवलप करते हैं। पेरिडर्म इज कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम। पेरिडर्म हम किसको कह रहे हैं? एपिडर्म्स के बाद
जो है ना एक यूं समझने के स्ट्रक्चरली पेरिडर्म होती है, यानी एपिडर्मिस जब मिट जाती है उसके इंटरनल पार्ट को आप कह सकते हो कि जो ना वो एक कॉर्टेक्स या पेरिडर्म है, जो जिससे नया कॉर्क बनेगा या कॉर्क कैम्बियम बनेगा, पेरिडर्म से नया कॉर्क बनेगा। बार्क इज कॉर्क एंड कैम्बियम एंड टू फ्लोयम, मतलब बात ये कह रहे हैं कि जो बार्क यानी जो दरख्त के सबसे ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर आया है, इसी को ही हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। गर्लिंग अ ट्री किल्स इट बाय रिमूविंग द फ्लोयम, मतलब फ्लोयम जैसे जैसे मतलब प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी गर्लिंग अ ट्री किल्स इट बाय रिमूविंग द फ्लोयम, यानी ये जो यंग टिश्यूज थे वो फर्दर फर्दर ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं जैसे जैसे एक ट्री बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से फ्लोयम भी एक तरीके से ना खत्म हो जाएंगे। मैम कॉर्क एंड बार्क में फर्क बताएं। कॉर्क जो है वो टिश्यू है, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एक टिश्यू है जो कॉर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। जब वो बन जाएगा और एक हार्ड ब्राउन स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा, उसको आप बार्क कह सकते हो। बार्क एक टर्म है जो हम यूज करते हैं ट्रंक के लिए। कोई दरख्त है उसकी जो ट्रंक होती है ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन हार्ड स्ट्रक्चर, उसको आप बार्क कह सकते हैं। और वो बनी हुई है कॉर्क कैम्बियम के टिश्यू से, ये फर्क है दोनों में। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने बात की कि हर साल जैसे जैसे जाइलम बढ़ता है तो एक रिंग बना लेता है, तो उस रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। एनुअल रिंग्स क्या है? जाइलम फॉर्म्ड बाय द वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग वन ग्रोथ सीजन, यानी एक पूरे ईयर में जो एक नई लेयर बनी है जाइलम की, उस लेयर को हम या उस रिंग को हम एनुअल रिंग कहते हैं। अर्ली स्प्रिंग वुड, यानी स्प्रिंग के सीजन में जो वुड होती है। वेसल डायमीटर इज लार्ज, जाइलम वॉल्स आर थिनर, यानी जो जाइलम के अंदर पाए जाने वाले जो वेसल्स हैं उसका जो डायमीटर है वो बढ़ता रहता है, और जाइलम की जो वॉल्स हैं वो थिन होती रहती हैं। जबकि लेट समर वुड में यानी समर के वक्त लकड़ी के अंदर क्या होता है, जो वेसल की डायमीटर है वो स्मॉल होती है, जबकि वॉल्स जो है जाइलम की वो थिक होती है। ये फर्क है दोनों सीजन्स में। दोनों सीजन में जो वुड है दरख्त की उसमें क्या फर्क है ये वो बताया जा रहा है। ट्रॉपिकल ट्रीज हैव नो एनुअल रिंग्स बिकॉज सीजन्स आर सो सिमिलर। जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं यानी बारिश जहाँ ज्यादा होती है उन इलाकों में पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं उनके अंदर एनुअल रिंग्स नहीं होते, क्योंकि उनमें सीजन सारे सेम है। एनुअल रिंग्स सीजनल होते हैं, यानी हर सीजन मतलब सीजन के बाद आते हैं, जिनमें सीजन नहीं होगी। जो पूरी लेयर अगर आप यहाँ देखेंगे, ये वन ईयर ग्रोथ यानी एक साल में ये ग्रोथ की गई है। इससे ऊपर वाले लेट हैं, नीचे वाले अर्ली हैं। जैसे जैसे अर्ली बनते रहेंगे ये और ऊपर फैलता जाएगा, और एक दरख्त एक यूं समझ लें कि उसमें लेयर आती जाएगी जाइलम की। इनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड। ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वेस्क्यूलर टिश्यू इज लोकेटेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। अगर आप यहाँ देखें जो आउटर ब्राउन लेयर है जिसको हम बार्क कह रहे हैं, बार्क के फॉरन इंटर पार्ट पे एक कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के इंटरनली एक वेस्क्यूलर कैम्बियम है, वेस्क्यूलर कैम्बियम के इंटरनली यू समझ लें कि जो ना वेस्क्यूलर कैम्बियम के आउटसाइड यानी उसके पीछे फ्लोएम है, उसके इस तरफ जाइलम है, और सेंट्रल में यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वुड कहते हैं। वुड आप कह सकते हो हार्ड वुड या सेपवुड, यानी जो हार्ड स्ट्रक्चर है दरख्त का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, उसको आप जो है ना वुड कहते हैं हम दरख्त की बेसिकली। जो एक ट्री ट्री का स्ट्रक्चर हम देखा जाए तो उसमें वेस्कुलर टिश्यूज कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑल राइट, सो द जो सेकंड टॉपिक है हमारा, द मूवमेंट इन प्लांट्स इज बेसिकली, इसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट प्लांट्स किस तरीके से करते हैं। डिफरेंट मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग किस्म से होती हैं। प्लांट्स लोकोमोशन कभी भी नहीं करते, प्लांट्स आर सिजाइल बट दे डू मूवमेंट, यानी ये दे डू मूवमेंट करते हैं एक तरीके से, अलग अलग वजह से, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मूवमेंट क्यों होती है, प्लांट्स किस लिए मूवमेंट करते हैं? मूवमेंट बेस्ड करती है उसके स्टिमुलस पर।
नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस हम कहते हैं एनी चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट के इंटरनल या एक्सटर्नल कोई चेंजिंग आई है, उस चेंजिंग को हम कहेंगे स्टिमुलस। उस स्टिमुलस की वजह से प्लांट मूव करेगा, इसको हम कहेंगे मूवमेंट। तो प्लांट्स कभी भी मूव करेगा, इट मीन्स कि कोई स्टिमुलस है, यानी कोई चेंज आया है जिसकी वजह से प्लांट ने मूवमेंट की है। तीन किस्म की मूवमेंट प्लांट में पाई जाती है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, एंडोजीनस मूवमेंट, एक्सोजीनस मूवमेंट। तीनों में क्या फर्क है, वन बाय वन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सबसे पहले है हाइड्रो प्रीवियस स्लाइड सर। ओके, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट हम किसको कहते हैं? दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द चेंज ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम इट्स सेल्स, सो हैपन नॉन होमोजेनियस ड्रिंकिंग। मतलब प्लांट्स के सेल्स के अंदर वाटर लेवल की वजह से कि कोई चेंज आ जाना, उसकी वजह से प्लांट का मूव करना, इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पिनेटा फ्रूट है, उसका सूख जाना, ड्राई हो जाना, यानी ऐसा क्यों होता है? या फिर द ओपनिंग ऑफ स्पोरंजिया इन फर्न एज द कॉज ऑफ ड्रिंकलिंग एनुलस सेल्स, यानी सेल्स में जब भी पानी वाटर लेवल चेंज होगा या कोई भी चीज होगी तो सेल्स में रिंकलिंग आ जाएगी, यानी रिंकल्स हो जाएंगे सेल्स। सेल के रिंकल करना, इसको हम मूवमेंट कह सकते हैं। ये रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से रिस्पॉन्स आया है, चेंज की वजह से। चेंज क्या है? चेंज हुआ है वाटर लेवल। वाटर लेवल जब भी सेल्स का चेंज होगा, उसके नतीजे में उसके अंदर होमोजीनियस रिंकलिंग होगी, नॉन होमोजीनियस रिंकलिंग होगी। नॉन होमोजीनियस हम इसलिए कह रहे हैं कि एक जैसी सारे सेल्स में रिंकलिंग नहीं होगी। कोई सेल कैसे रिंकल हो जाएगा, कोई कैसे रिंकल हो जाएगा? सिंपली मूवमेंट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू द चेंज इन वाटर लेवल फ्रॉम इट्स सेल्स। सेल्स की वजह से कोई भी वाटर लेवल में चेंज आना, इस और प्लांट का मूव करना। प्लांट मूव किस तरीके से करेगा? उसके सेल्स रिंकल्स हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे। इस किस्म की मूवमेंट को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ सेकंड वन इज एंडोजीनस मूवमेंट। ये ऑटोनॉमिक है। इट इज अ मूवमेंट दैट इज नॉट नॉन येट इट कॉजेज सडनली but predicted that this motion is caused by stimulus that comes from the body of a plant itself। अच्छा क्वेश्चन, तो खैर क्या, एक सिंपल सी चीज है कि जो एंडोजीनस मूवमेंट है इसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कह सकते हैं, इसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं। और एक टर्म जो इसके लिए इस्तेमाल की गई है वो ये, पहली बात तो ये कि अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि एंडोजीनस मूवमेंट किसको कहते हैं, लेकिन जितनी रिसर्च हुई है और जितना कहा जाता है तो ये एक ऐसी मूवमेंट है प्लांट की, जो प्लांट के अपने अंदर कोई चेंज आए उसकी वजह से प्लांट कोई मूवमेंट कर रहा है, उसको हम कहेंगे एंडोजीनस मूवमेंट यानी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट सिंपली हम कहेंगे प्लांट के इंटरनल, प्लांट की अपनी बॉडी में कोई चेंज आया जिसकी वजह से प्लांट ने मूव किया है, इसको हम कहेंगे एंडोजीनस मूवमेंट। एक एग्जांपल में आता है द फ्लावरिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होना जिससे जो है ना, सॉरी इट इज नॉट फ्लावरिंग, आई मिस्टेकनली सेड देयर, द फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का फ्लो करना, साथ साथ द ब्लेंडिंग मूवमेंट ऑफ लीफ विद बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रोथ वेलोसिटी, यानी लीव्स के अंदर डिफरेंट मूवमेंट, लीव्स के अंदर मूवमेंट आना किस तरीके से? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ग्रोथ वेलोसिटी, यानी किसी लीफ में वेलोसिटी की, ग्रोथ की वेलोसिटी कम है, किसी में ज्यादा है, उसकी वजह से लीव्स के अंदर जो मूवमेंट आ रही है इसको भी हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। यानी इसमें कोई बाहर का चीज चेंज नहीं होगी, सेल प्लांट की अपनी बॉडी में कोई चीज चेंज हुई है जिसकी वजह से वो मूव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सोजीनियस मूवमेंट, एक्सोजीनियस मूवमेंट का दूसरा नाम है एक्टिनोम और एजियोनोम। इट इज अ प्लांट मूवमेंट दैट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस। अच्छा पीछे जो हमने एंडोजीनियस पढ़ा, एंडो वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के मतलब एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, अंदर से किसी भी चीज में चेंज आना जिसकी वजह से प्लांट मूव करे, मूवमेंट करे,
इसको हम कहेंगे एंडोजीनस मूवमेंट। एक्सोजीनस मूवमेंट उसका उलट है, इसमें कोई भी चेंज आएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टिमुलस होना जरूरी है। प्लांट के बाहर किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा उससे प्लांट मूव करेगा, इसको हम कहेंगे एक्सोजीनस मूवमेंट। एक्सोजीनस के अंदर क्या क्या चीजें की वजह से प्लांट चेंज कर सकता है? यस, एंडो मीन्स इंटरनल, यानी किसी चीज, अब हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अंदर वाली बात हो रही है, जबकि एक्सो मीन्स आउटसाइड या जो है ना आउटर या बाहर किसी चीज के, सिंपली। अब बात ये हो रही है कि एक्सोजीनस में बाहर से कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकते हैं जो कि मूवमेंट करवाएंगे? लाइट हो सकता है, ग्रेविटी, वाटर, टच, केमिकल सब्सटेंसेस एंड मच मोर। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम एक्सोजेनस मूवमेंट की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो वो तीन किस्म की होती है, एक है ट्रोपिज्म, एक है नास्टिक, एक है टेक्सिस मूवमेंट। सबसे पहले हम ट्रोपिज्म मूवमेंट की बात करते हैं, ये किस किस्म की मूवमेंट है और क्यों हो रही है? नेक्स्ट स्लाइड। ट्रोपिज्म मूवमेंट हम कहते हैं it is the movement of a plant to stimulus, that is movement direction in determined by direction is determined by stimulus। मतलब ट्रोपिज्म मूवमेंट और आगे आने वाली जितने भी हम मूवमेंट तीनों पढ़ने वाले हैं, ट्रोपिज्म, नास्टिक, टेक्सिस, तीनों ही तीनों एक्सोजीनस मूवमेंट के टाइप्स हैं। एक्सोजीनस मूवमेंट में हमेशा याद रखिएगा स्टिमुलस एक्सटर्नल होगा, प्लांट के बाहर कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो ट्रोपिज्म मूवमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें जो प्लांट है उसके बाहर चेंज आए, पर वो चेंज किसी डायरेक्शन से आए। डायरेक्शन मतलब कोई प्रॉपर रास्ता हो, यानी एक तरफ से किसी चीज का आना, किसी भी चेंज का एक तरफ यानी एक डायरेक्शन में आना, इसकी वजह से प्लांट का मूव करना, इसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म मूवमेंट। ट्रोपिज्म मूवमेंट के मजीद 5 टाइप्स हैं। फोटोट्रोपिज्म हो सकता है, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। याद रखिएगा ट्रोपिज्म मूवमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है वो डायरेक्शनल है, यानी किसी डायरेक्शन से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म की। फोटोट्रोपिज्म, आप वर्ड ही फोटो है, फोटो मींस लाइट, तो प्लांट की मूवमेंट जो कि लाइट की वजह से हो, लाइट स्टिमुलस है यानी कोई चेंज है। चेंज ऐसा नहीं है कि कोई चेंज, हर वो चीज जो प्लांट को मूवमेंट करवाए उसको हम स्टिमुलस कह सकते हैं। तो ऐसा मूवमेंट, प्लांट की ऐसी मूवमेंट जिसमें वजह जो है उसकी मूवमेंट करने की वो लाइट हो, रोशनी, उसका हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द टिप ऑफ अ प्लांट दैट लाई इन द रूम विल बेंड टू द डायरेक्शन ऑफ इंडिसेंट ऑफ लाइट। एक अगर कमरे के अंदर, ये कमरे नहीं, हम एक बॉक्स के अंदर एक प्लांट को रखें और उस बॉक्स में एक तरफ हम छोटा सा बिल्कुल अंधेरा हो, उस बॉक्स में एक प्लांट को रख दें और एक तरफ छोटा सा होल कर दें जहां से रोशनी उस बॉक्स के अंदर जाएगी। कुछ टाइम बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट जो है, जिस तरफ से रोशनी आ रही है डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, उस तरफ प्लांट जो है ना इस तरह बेंड हो रहा है। बेंड मतलब प्लांट इस तरीके से, प्लांट को जब हर तरफ से रोशनी मिलती है तो प्लांट सीधा जाता है, जब प्लांट को किसी डायरेक्शन से रोशनी मिलेगी तो प्लांट उस तरफ से इस तरीके से बेंड होगा, उस तरफ उसकी जो है ना डायरेक्शन हो जाएगी। इस किस्म के मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम पढ़ेंगे जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म हम कहते हैं कि ऐसी ट्रोपिज्म मूवमेंट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी डायरेक्शनल है, क्योंकि ग्रेविटी इर्द गिर्द कहीं से नहीं आती, सिर्फ जमीन से आती है ना, जमीन से ग्रेविटी की फोर्स होती है। तो प्लांट की मूवमेंट करना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें कोई प्लांट मूव करे ग्रेविटी की तरफ, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म उसको कहेंगे जिसमें कोई प्लांट मूव करे अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी तो नीचे बुलाती है, यानी ग्रेविटी किसी भी चीज को खींचती है डाउनवर्ड, लेकिन कोई चीज अगर डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड मूव करी है ग्रेविटी के अगेंस्ट, इस किस्म की जियोट्रोपिज्म को हम कहेंगे नेगेटिव।
इस किस्म की हम जो है ना नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी डाउनवर्ड जो चीज जा रही है उस चीज को हम जो है ना सिंपली कहते हैं। तो अब एक प्लांट के अंदर एक कॉमन सी बात है, जियोट्रॉपिज्म देखा जाए, जो प्लांट की जो रूट्स हैं यानी उसकी जो जड़ें हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करती हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। जबकि जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है वो कौन करता है, प्लांट की शूट, यानी प्लांट को अगर आप देखोगे प्लांट जमीन के ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। इस किस्म की मूवमेंट को आप कह सकते हो जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, यानी लाइट, एक लाइट की जो है ना लिए बल्ब लगाया हुआ है। प्लांट की मूवमेंट यानी प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो टुवर्ड्स लाइट हो रही है, इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और इस नीचे वाले गमले को अगर आप देखोगे, यहाँ पर रूट्स दिखाई गई हैं। रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कर रही है, यानी रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, लेकिन स्टेम जो है वो अपवर्ड जा रही है। इट मीन्स वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, the third one is chemotropism. Chemotropism उस मूवमेंट को कहते हैं जो किसी भी केमिकल की वजह से हो, जैसे द मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल। जब भी हम किसी प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं यानी खादें देते हैं सॉइल में, उसकी तरह उसकी वजह से रूट्स की जो मूवमेंट है, रूट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हाँ मैम, ये कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। श्योर सर, कर दें आप। Okay, sir, please move to the next slide. We have a short time. The class is about to end. Okay, the fourth is thigmotropism. Thigmotropism is the movement जिसके अंदर किसी भी जो है ना प्लांट को कोई हार्ड स्ट्रक्चर यानी कोई कोई सख्त चीज प्लांट को टच करे, उसकी वजह से या उसकी तरफ प्लांट मूव करेगा, इसको हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। आपने कभी एक हमारे घरों में कॉमनली तौर पे एक प्लांट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेल। बेल हम कहते हैं वो जो दीवार के साथ पूरी घर की एक दीवार पे लॉन्ग सी जा रही होती है, उसको हम बेल कहते हैं। प्रॉपर मुझे उसका, वैसे हम उसको टेंड्रिल्स भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब छोटी सी वो प्लांट की बेल होती है उसमें उस वक्त एक लकड़ी या डंडा लगाया जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द उसको घुमा दिया जाता है। जब उस आप उस हार्ड स्ट्रक्चर को यानी उस पाइप को या कोई भी चीज जिसके इर्द गिर्द आपने उसकी वो बेल घुमा दी है, आप उसको जैसे ही रखेंगे ये उसके इर्द गिर्द घूमते हुए ग्रो करेगी। जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पिक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द जो है ना स्टेम मूव कर रही है। इस किस्म की मूवमेंट को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट को जिस जो भी हार्ड स्ट्रक्चर टच करेगा उसके हार्ड स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द प्लांट मूव करेगा, टच होने की वजह से उसके, इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द फिफ्थ वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म हम कहते हैं इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट रूट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर। यानी हाइड्रोट्रोपिज्म हम कहते हैं पानी की वजह से रूट्स की मूवमेंट करना, यानी प्लांट रूट नीचे की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि जिस तरफ पानी, जिस तरफ से आप ये चीज ऑब्जर्व भी करेंगे कि प्लांट को एक तरफ अगर आप रूट्स की तरफ, यानी प्लांट के वैसे तो हम सर्कुलर मोशन पानी दे देते हैं, पर अगर जिस तरफ पानी ज्यादा आप देंगे उस तरफ प्लांट की रूट्स ज्यादा मूव करेंगी। तो वाटर की वजह से टुवर्ड्स वाटर प्लांट का मूव करना या प्लांट में ग्रोथ होना, इस किस्म के मूवमेंट को हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, जो रूट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड।
Okay, the another one is the another type of exogenous movement is नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट हम कहते हैं, नास्टिक और ट्रॉपिक जो हमने पीछे ट्रॉपिज्म पढ़ी उसमें एक ही फर्क है. उसमें ये फर्क है कि वो डायरेक्शनल थी, यानी किसी एक डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा था. इसके अंदर नॉन डायरेक्शनल है, मतलब डायरेक्ट किसी जो स्टिमुलस है, जैसे लाइट हो गई या कोई भी हो गई, वो किसी डायरेक्शन से नहीं आएगा, ओवरऑल सोर्स से प्लांट के पास कोई स्टिमुलस आ रहा है और प्लांट उसकी वजह से मूव कर रहा है. इसको हम कहेंगे नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट की फर्दर 5 टाइप्स हैं: फोटोनास्टिक, निक्टिनास्टिक, थिग्मोनास्टिक, थर्मोनास्टिक एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नास्टिक. लेट अस फर्स्ट know about photonasty. Next slide. Okay, photonasty हम कहते हैं movement of light, movement of a plant due to the stimulus of light. ये जो है ना मतलब नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन लेस है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. जैसे एक नॉर्मल प्लांट लगा हुआ है, उसको हर जगह से धूप मिल रही है, रोशनी मिल रही है, तो वो स्ट्रेटली मूव करेगा, उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी. तो कोई भी स्टिमुलस लाइट का जो किसी डायरेक्शन से नहीं आ रहा हो, ओवरऑल आ रहा हो, उसको उसकी वजह से प्लांट की मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोनास्टी. जैसे द ओपनिंग ऑफ मिराबलस जलैपा फ्लावर एट सर्टेन टाइम. एक फ्लावर पर एक प्लांट है मिराबलस जलैपा, उसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, वो एक प्रॉपर टाइमिंग में ओपन होते हैं जब उनको लाइट स्टिमुलस मिलता है, मतलब लाइट पड़ती है ना तब वो ओपन होता है. और लाइट उनको हर जगह से मिल रही है, कोई डायरेक्शन से नहीं आ रही, तो वो ओपन स्ट्रेटली होते हैं, मतलब नॉट टुवर्ड्स द लाइट. नेक्स्ट स्लाइड. निक्टिनास्टी. निक्टिनास्टी हम कहते हैं नास्टी मूवमेंट दैट इज कॉज्ड बाय डार्क कंडीशन. एग्जांपल द क्लोजिंग ऑफ कंपाउंड लीफ, यानी अगर प्लांट्स को लाइट कम सोर्स में मिल रही है या किसी डार्क कंडीशन के अंदर प्लांट की अंदर मूवमेंट होना, यानी किसी भी डार्क कंडीशन की वजह से आप यूं समझ लें कि प्लांट का रात में स्लीप करना, इसको हम निक्टिनास्टी कहते हैं. प्लांट रात में स्लीप करने का मकसद ये नहीं है. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लीव्स हैं जो नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनको वो प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही होती है, डार्कनेस होती है इस वजह से. तो कुछ ऐसे कंपाउंड लीव्स भी हैं प्लांट्स के जो रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं या बेंड हो जाते हैं, इसको हम निक्टिनास्टी कहते हैं, जो कि किसी लाइट की सोर्स के कम होने की वजह से प्लांट मूव करे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थिग्मोनास्टी. यस, थिग्मोनास्टी हम कहते हैं जो कि स्टिमुलस जिसके अंदर टच हो, किसी भी प्लांट को कोई चीज टच करे उसकी वजह से वो प्लांट मूव करे, इसको हम कहेंगे थिग्मोनास्टी मूवमेंट. अब बात ये है कि थिग्मोनास्टी हमने पीछे भी पढ़ा, थिग्मोट्रोपिज्म था वो, ये थिग्मोनास्टी है. दोनों में क्या फर्क है? दोनों के अंदर स्टिमुलस तो टच है, पर क्या फर्क है? लेट मी क्लियर दैट कि जो थिग्मोट्रोपिज्म था उसके अंदर कोई हार्ड चीज प्लांट को टच कर रही है, प्लांट किसी हार्ड चीज को टच नहीं कर रहा. कोई भी जो है ना, यूं समझ लें कि हार्ड चीज जो है ना वो प्लांट को टच करेगी, उसकी वजह से अगर प्लांट मूव करेगा उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे. थिग्मोनास्टी में प्लांट किसी हार्ड स्ट्रक्चर को टच करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट किसी भी चीज से जो है ना टच हो जाए, या किसी भी चीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई इंसेक्ट है वो प्लांट को जाके अगर लग रहा है, प्लांट उसकी वजह से क्लोज हो जाए, प्लांट किसी भी हार्ड स्ट्रक्चर की तरफ खुद लगेगा, उसको हम कहेंगे थिग्मोनास्टी. थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रोपिज्म दोनों के अंदर फर्क एक और है, ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी स्टिमुलस कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी उसको टच हो सकता है. वहां पे एक डायरेक्शनल यानी एक तरीके से एक डायरेक्शन से कोई चीज उसको छू रही है, उसकी तरफ वो मूव कर रहा है, उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थर्मोनास्टी. थर्मोनास्टी हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट कॉज बाय टेम्परेचर स्टिमुलस. टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने की वजह से या किसी भी उसके अंदर चेंज आने की वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं थर्मोनास्टी. जैसे ट्यूलिप फ्लावर जो होते हैं वो विल ब्लूम इफ द टेम्परेचर राइज. अगर गर्मियों में शदीद जो है, शदीद गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती हैं, उस तरीके से ट्यूलिप के फ्लावर है वो ब्लूम यानी खुलते हैं, खिलते हैं. तो प्लांट की मूवमेंट अगर टेम्परेचर की वजह से हो रही है, इस किस्म की मूवमेंट को हम कहेंगे थर्मोनास्टी मूवमेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
ओके, कॉम्प्लेक्स नास्टी। कॉम्प्लेक्स नास्टी हम कहते हैं ऐसी मूवमेंट जो किसी भी सेवरल फैक्टर्स की वजह से हो, जैसे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, केमिकल सब्सटेंस एंड वाटर। जैसे स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना, ये भी एक तरीके से मूवमेंट है, पर ये किस किस वजह से हो रहा है? इसमें लाइट भी शुमार है, केमिकल सब्सटेंसेस भी इसकी वजह है, वाटर भी है। तो एक से ज्यादा अगर स्टिमुलस की वजह से कोई चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नास्टी, और वो भी नॉन डायरेक्शनल होगा, यानी कहीं से भी चेंज आ सकता है, तो ये एक प्रॉपर जगह नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज टेक्सिस मूवमेंट। टेक्सिस मूवमेंट हम कहते हैं ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू स्टिमुलस दैट इज दैट इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्टिमुलस। मतलब पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट्स का टुवर्ड्स द स्टिमुलस जो है ना ट्रांसफर होना, या उसकी एक डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट करना, इसको हम कहेंगे टेक्सिस मूवमेंट। इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, फोटोटेक्सिस आती है और कीमोटेक्सिस आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। Sir Hussain, next slide, please. I think there is remaining two slides of. Okay, phototaxis. Phototaxis हम कहते हैं taxis movement जो कि stimulus जिसमें light हो, जैसे कि the movement of the chlorophyll to the surface of leaves to get the light, यानी plant के अंदर किसी भी चीज का towards stimulus move करना, इसको हम कहते हैं टैक्सिस मूवमेंट। इसमें फोटोटैक्सिस में लाइट एग्जांपल है, लाइट की वजह से, जैसे क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा लीफ के सरफेस तक मूव करता है ताकि लाइट को वो ले सके। लाइट जो है इसमें वो स्टिमुलस है, और क्लोरोफिल का उसकी तरफ मूव करके जाना, इसको हम कहेंगे फोटोटैक्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द लास्ट वन इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस हम कहते हैं कोई भी टैक्सिस मूवमेंट, यानी ऐसी कोई मूवमेंट जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस जो है वो वजह हो किसी भी चेंज की, जैसे मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोइड ऑफ मोस एंड फर्न टू ओवम that is found in archegonium attached to the sugar or protein that is produced by archegonium। सिंपली क्या होता है, कोई मॉस प्लांट है या फर्न प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग वो है रिप्रोडक्टिव मतलब पार्ट्स हैं, मेल पार्ट्स अलग है, मेल गेमेटो जिसको हम एंथीरिया कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम आर्चिगोनिया कह रहे हैं। आर्चिगोनिया में ओवम प्रोड्यूस होता है, मेल पार्ट में यानी एंथीरिया में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म का ओवम तक जाना कैसे होगा, ओवम के अंदर से एक जो है ना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, यानी प्रोटीन शुगर, जिसके जिस जो कि उस स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इटसेल्फ। स्पर्म एंथीरिया से आर्चिगोनिया तक मूव करेगा ओवम तक ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो स्पर्म का किसी स्टिमुलस की वजह से उस तक जाना, किसी भी चीज का टुवर्ड्स स्टिमुलस जाना, इसको हम टैक्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है आर्चिगोनिया से, आर्चिगोनिया में वो बनता है जिससे स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं और मूव करके जाते हैं आर्चिगोनिया में। इस किस्म की मूवमेंट को हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। All right, so it was all about the support and movement in plants that we have studied today. Hope you all got the lecture. If you have any query or any confusion or any suggestion, any good suggestion that I will definitely take it, or will be thankful of you. We will definitely discuss the another part of the lecture, the support and movement in animals, and the next lecture. If you have query, you can ask in the comment section. I will respond you. Thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.